हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक एवं बीमा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा और मात्रक किस प्रकार लिखा जाता है ये सीख रहे हैं। तो उसे आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चालकत्व। क्या है? चालकत्व, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, चालकत्व। नंबर दे दो, शायद 45 नंबर ये है। ठीक है। कंडक्टेंस, इसे जी से सूचित करते हैं। ठीक है। कंडक्टेंस, देखो नाम से कुछ लग रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेसिस्टेंस। ये क्या है? कंडक्टेंस, प्रतिरोध। और ये क्या है? चालकत्व। दोनों एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। और उल्टा है भी कि प्रतिरोध के बारे में क्या बताया था कि वो विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न करता है। चालक का एक गुण है जो क्या करता है कि चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। और ये क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह में सपोर्ट देता है। यानी कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके धारा में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। हाँ, तो ये गुण है किसी चालक का, जो कि प्रतिरोध के उल्टा गुण है। तो क्या होगा? अगर हम G लिखेंगे तो G बराबर 1/R, यानी कि बोल सकते हैं कि चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। क्या है? चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला मिल गया है और इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका बीमा और मात्रक लिख सकते हैं। बोलो। हाँ, तो अगर रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का अगर बीमा पता हो, यहाँ पुट कर दिया जाए तो चालकत्व का बीमा मिल जाएगा। क्या? ठीक है। अगर इसका मालूम नहीं रहे तो हम क्या करेंगे? इसको आगे और डिराइव करेंगे, सिंपल फॉर्म में लाकर उससे हम बीमा लिख सकते हैं। देखो, इसको चेंज करेंगे। क्या? प्रतिरोध कितना के बराबर होता है? लास्ट क्लास में पढ़ा था R बराबर V/I। ठीक है, सारा फॉर्मूला याद करते जाना है। तो R के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? V/I। ठीक है। क्या मिला? I ऊपर चला जाएगा, V नीचे है। ठीक, इसको और चेंज कर सकते हैं। V बराबर क्या होता है? V बराबर W/Q। क्या? तो V के स्थान पर W/Q लिख सकते हैं। Q ऊपर चला जाएगा, I इंटू Q और बटा में W। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। नहीं, सबका डायमेंशन पता है। ये क्या है? विद्युत धारा। ये क्या है? आवेश। ये क्या है? कार्य। तो सबका डायमेंशन तो पता ही है, पुट कर देंगे और जी का डायमेंशन मिल जाएगा। बोलो, तो लिख दो डायमेंशन बीमा इसका, जी का। तो सबका डायमेंशन लिखना है AI, विद्युत धारा। इसका डायमेंशन क्या होता है? A। ये क्या है? आवेश। आवेश के लिए डायमेंशन AT। नीचे में क्या है? W। कार्य, कार्य का ML/T-2। सोल्व कर दो। M ऊपर जाएगा तो M पे पावर -1। L ऊपर जाएगा, यहाँ क्या है? L² तो ऊपर जाके पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? T पर पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, और पहले से एक T मौजूद है तो +1 बराबर 3, यानी +3, T पर पावर 3। ठीक है। और A क्या हो गया? A²। इस प्रकार डायमेंशन मिल गया इसका, जी का, चालकत्व का। ठीक है। अब हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं। SI यूनिट, फॉर्मूला क्या है? G बराबर 1/R। R का
एसआई यूनिट पता है तो क्या होगा 1/r का क्या होता है ओम, 1/ओम। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ओम पर पावर -1, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे ओम इनवर्स। चालकत्व का एसआई यूनिट क्या हो गया ओम इनवर्स। या हम लोग इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखो जरा, ओम का उल्टा, इसको क्या पढ़ेंगे इस, इसको क्या पढ़ते थे ओम, नहीं तो ये उल्टा हो गया तो इसको इधर से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यम एच ओ, क्या हो गया महो। ठीक है, यानी कि चालकत्व का एसआई यूनिट ये लिख सकते हैं ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या ये सिंबल जो है वो लिख सकते हैं क्या ये महो, या सिंपली हम लोग महो भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हम लोग चालकत्व का डायमेंशन यूनिट जान लेते हैं। चलो ठीक है, नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 46 नंबर में। 46 नंबर में क्या है देखो जरा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये आखिर है क्या विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आखिर है क्या? तो इसको समझने के लिए एक सर्किट लेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युतीय परिपथ। इसमें क्या क्या लगा है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, और एक सेल लगा हुआ है। ठीक है, सेलों के समूह को क्या कहते हैं बैटरी, तो एक सेल लगा हुआ। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है यानी कि क्या आवेश प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है चार्ज होता है। तो विद्युत वाहक बल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है उसको समझो। तो सेल द्वारा किया गया कार्य है ये, कैसा कार्य, तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत वाहक बल, किसके द्वारा सेल द्वारा। ठीक है, यानी कि जो सेल इस सर्किट में लगाया गया है वो क्या करे कि इस पूरे सर्किट में घुमा दे, किसको, तो एकांक आवेश को। एकांक आवेश कहने का मतलब क्या, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश को इस सर्किट में क्या करे प्रवाहित कर दे, तो वो कार्य क्या कहला जाएगा विद्युत वाहक बल कहला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लिख दो कि किसी विद्युतीय परिपथ में सेल द्वारा एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। हाँ, ये तो हमारा डिफिनीशन हुआ। अब क्या चाहिए, एक फार्मूला चाहिए ताकि डायमेंशन लिखा जा सके, बीमा लिखा जा सके। ठीक है, तो चलो फार्मूला निकालते हैं, एक एक नियम पे आ जा। मान लेते हैं कि ये जो सेल है वो इसमें Q आवेश को घुमा रहा है, तो उसके लिए कार्य कितना करना पड़ रहा है, W कार्य करना पड़ रहा है। देखो जरा, Q आवेश को प्रवाहित
कराने में सेल द्वारा कार्य, कितना कार्य किया सेल, मान लो W कार्य किया, ठीक है। इसलिए 1 कूलम आवेश, 1 कूलम मतलब क्या, एकांक आवेश, 1 कूलम आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा कार्य कितना के बराबर हो जाएगा, W/Q, W/Q। अब देखो जरा नीचे वाला जो लाइन है यही हमारा डिफिनीशन है। नीचे वाला लाइन क्या कह रहा है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश यानी कि 1 कूलम आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा कार्य इतना के बराबर हो गया, तो यही जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर, EMF के बराबर हो जाएगा। EMF इज इक्वल टू W/Q। देख रहे हो ना, इस चैनल में एक खास बात दिख रहा है कि कोई भी फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिखा जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा, नोट करके ले लो कि फार्मूला लाने के लिए एक एक नियम पे जा रहे हैं, यानी कि फिजिक्स को बहुत ही आसान बना दिया गया है, ठीक है। कहीं भी देखोगे तो डिफिनीशन दिखेगा और डायरेक्ट फार्मूला दिखेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आखिर ये फार्मूला आया कैसे उसको दिखाया गया है यहाँ एक एक नियम से, समझ में आ रहा है ना। यानी फिजिक्स को इस चैनल में बहुत ही आसान बनाया गया है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख दो। विमा किसका, EMF। देखो तो जरा सिमिलर मिल रहा होगा, V बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q, नहीं तो सेम तो मिल रहा है यहाँ भी। और डायमेंशन जो V यानी विद्युतीय विभव का होगा वही इसका भी होगा। देख लो जरा, W का क्या होता है, कार्य mL/T-2। नीचे में क्या है, आवेश AT, क्या mL/2 T/-2, ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस और बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, T/-3। और A भी ऊपर जाएगा तो A/-1। देखो जरा, यही था विद्युतीय विभव का भी, याद नहीं है तो पीछे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार इसका डायमेंशन मिल गया। यूनिट भी लिख दो, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा, देखो जरा, ये क्या है, कार्य का जूल, ये क्या है, आवेश का कूलम, जूल पर कूलम को ही तो वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट भी इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी विद्युतीय विभव का भी वोल्ट था और इसका भी वोल्ट है, समझ में आ रहा है। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि सेल में जो EMF है वो क्या है, उसका वोल्टेज भी बता रहा है। देखो ना, कोई भी अगर सेल लो, बैटरी लो, नहीं पेंसिल बैटरी होता है ना, हाँ वो लो, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कितना, क्या लिखा हुआ रहेगा, 1.5 वोल्ट। तो एक्चुअली में ये क्या बताता है, 1.5 वोल्ट इसका विद्युत वाहक बल है। उस पेंसिल बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हो रहा है, हाँ। तो सिंपल भाषा में बोलेंगे कि सेल का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट, नहीं। और फिजिक्स जब पढ़ रहे हो तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसका EMF है 1.5 वोल्ट। क्लियर हो रहा है ना, चलो। तो इस प्रकार हम लोग जान गए EMF विद्युत वाहक बल का यूनिट और डायमेंशन। चलो नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो जरा,
47 नंबर, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, इसको क्या से डिनोट करते हैं? रो। इसको क्या पढ़ते हैं? रो। ठीक है, हाँ, क्या है ये? रो। रो से डिनोट करते हैं। प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी क्या है इसको जानते हैं। तो देखो ये क्या लो, वायर, चालक, चालक का एक टुकड़ा है, मान लो कि इतना लंबा है, इसका लंबाई को हम लोग क्या ले लेते हैं? एल, एल लंबाई का, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। नहीं, इस तरह का वायर है बहुत लंबा, उसका एक टुकड़ा लिया गया है, लंबाई कितना है? एल है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना है? ए के बराबर है। ठीक है, ऐसा लिया गया है। तो क्या देखा गया कि इसका, इस चालक का प्रतिरोध आर समानुपाती है किसके? लंबाई के। ठीक है, यानी कि लंबाई जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि मान लो कि कहीं पे बैटरी से जोड़कर बल्ब जला रहे हो, तो क्या बोला जाता है कि बैटरी को बल्ब के नज़दीक रखो ताकि तार कम लंबाई का लगे और बैटरी जल्दी खर्च ना हो। समझ में आ रहा ना? क्या बोला कि दूर अगर रखोगे तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? वायर का जितना लंबाई बढ़ा उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ जाएगा और क्या होगा? वहाँ पावर लॉस ज़्यादा होगा, जिससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? हाँ, तो क्या हो गया? जितना लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा बढ़ेगा, समानुपाती हो गया। ठीक। अब प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो ना, समझना बहुत आसान है कि वायर जितना ज़्यादा मोटा रहेगा उसमें उतना आसानी से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या मिल रहा है? ज़्यादा रास्ता मिल रहा है, तो करंट में अवरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अवरोध घटेगा मतलब क्या? प्रतिरोध घटेगा। यानी कि जितना मोटा वायर उतना ज़्यादा कम प्रतिरोध। क्या बोला जाता है कि जहाँ पर लोड ज़्यादा हो वहाँ पर मोटा वायर लगाओ, जहाँ लोड ज़्यादा रहता है वहाँ विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होता है, नहीं ज़्यादा प्रवाहित होगा। अगर पतला वायर लगा दो तो प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण हीट उत्पन्न होगा। प्रतिरोध रहने से क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होता है चालक में, जिसके कारण क्या होगा? तुम्हारा वायर जल जाएगा। इसलिए क्या करो? मोटा वायर लगाओ ताकि करंट प्रवाहित हो तो प्रतिरोध कम उत्पन्न हो वहाँ पे और हीट भी कम उत्पन्न हो। प्रतिरोध कम होगा जिसके कारण क्या होगा? हीट कम होगा। हीट कम होगा तो वायर जलेगा नहीं। क्लियर हो रहा है ना? यानी कि क्या हो गया? व्युत्क्रम हो गया प्रतिरोध का। क्या कि जब जहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे क्या कहता है कि मोटा पाइप लगा दो। समझ में आ रहा है ना? सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि जितना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी वायर जितना ज़्यादा मोटा उतना कम प्रतिरोध। क्लियर हो रहा है? तो ये दो रिलेशन दिया गया है प्रतिरोध के लिए। दोनों को अगर साथ में करके लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? L ऊपर है और A नीचे है। ठीक है, और कहीं भी समानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से गुना करते हैं। क्या करते हैं? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और वही कांस्टेंट क्या है? रो। ठीक है, रो LY। यानी कि एक बात तो पता चल गया कि रो जो है यानी प्रतिरोधकता जो है वो क्या है? एक नियतांक है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? हाँ, एक नियतांक है जो कोई पदार्थ, निश्चित पदार्थ और निश्चित तापमान के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नहीं बदलता है।
समझ में आ रहा है? यानी कि एक निश्चित पदार्थ का लो वायर और तापमान में अंतर ना करो तो उसका प्रतिरोधकता रो जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। ठीक है। तो एक फॉर्मूला मिला, अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो रो चाहिए ना, तो रो के लिए क्या लिखोगे, रो बराबर ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा इनकी R इंटू ए, और L क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। R का डायमेंशन पता है, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का डायमेंशन पता है, ये क्या है, लंबाई, लंबाई का डायमेंशन पता है, तीनों पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, रो का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है। नहीं तो एक दूसरा उपाय और है, R का डायमेंशन मान लो कि भूल गया तो क्या करोगे, R का फार्मूला पता है वो पुट कर दोगे और आगे सोल्व करके लिख सकते हो। ठीक है। किस प्रकार लिख सकते हो, देखो जरा, R क्या होता है, अभी पढ़ा, R बराबर V बटा I। नहीं तो R के जगह पर क्या लिखोगे, V बटा में I। ठीक है। R के जगह पर V बटा I, और A तो है ही, L तो है ही। ठीक है। बोलो, V के लिए के बदले क्या लिख सकते हो, V बराबर W बाई क्यू, तो लिख दो W बाई क्यू। V के बदले क्या लिखा, W बाई क्यू। A पहले से है, I पहले से है, और L भी पहले से है। ठीक है। W क्या है, कार्य, इसका डायमेंशन पता है, क्षेत्रफल, आवेश, विद्युत धारा, लंबाई, ये सारा तो डायमेंशन याद रहता ही है। नहीं, ये सारा डायमेंशन हमेशा याद रहता है। ठीक है। पुट कर दो, डायमेंशन मिल जाएगा, लिख दो डायमेंशन। इसका रो का कार्य ml2 t-2, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई L स्क्वायर, आवेश AT, विद्युत धारा A, लंबाई L। सॉल्व कर दो, एक L कैंसिल हो जाएगा, नहीं क्या मिल जाएगा, देखो जरा, M L स्क्वायर, और यहाँ पे एक L यहाँ है। ठीक है। तो कितना L हो जाएगा, L पर पावर 3 L क्यूब, T-2, और यहाँ पे एक T है तो ये T भी ऊपर चला जाएगा तो एक माइनस और बढ़ जाएगा तो T-3। ठीक है। यहाँ A, यहाँ A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A पर पावर -2, A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो A पर पावर -2। तो इस प्रकार क्या मिलता है, डायमेंशन मिल जाता है किसका, रो का। ठीक है। तो ये डायमेंशन हो गया। यूनिट भी लिख दो, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगा, आ जाओ फार्मूले पे, यहाँ ये रो का लिख रहे हैं ना, तो रो बराबर RA/L। तो R का क्या होता है, देखो जरा, अभी पढ़ा था, ओम, ये क्या है, क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, L मीटर। तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। यही क्या है, SI यूनिट, किसका, प्रतिरोधकता का। ठीक है। इस प्रकार डायमेंशन यूनिट मिलता है। चलो नोट करो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कितना नंबर है, 48 नंबर। 48 नंबर में क्या है, देखो जरा,
चालकता, कंडक्टिविटी, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे? सिग्मा। देखो चालकता नाम से कुछ पता चल रहा होगा, प्रतिरोधकता, चालकता नहीं, व्युत्क्रम दिख रहा है। चालकता किसका व्युत्क्रम दिख रहा है? नाम से ही पता चल रहा है कि चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, यानी कि सिग्मा बराबर 1/ρ। क्या जी बोलो? हाँ, तो सिंपली ये फार्मूला मिला और इस फार्मूले के आधार पर हम लोग चालकता का डायमेंशन यूनिट लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट पुट करो या इसको सोल्व कर दो। नहीं, आगे सोल्व करो। देखो जरा, रो के बदले हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, अभी देखा कि R बराबर ρ/L/A आया था, तो रो को क्या लिखा था? रो ए इधर गुना हो गया था भाई, L नीचे आ गया था, तो यहाँ क्या लिख सकते हो? RA रो के बदले में बटा में L, रो बराबर ये L ऊपर चला जाएगा, RA। R को क्या लिख सकते हैं हम लोग? R बराबर V/I इंटू A ऊपर जाएगा और L पहले से है, V इंटू A। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 49 नंबर। 49 में क्या है? निर्वात की प्रवैद्युतता। निर्वात की प्रवैद्युतता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। निर्वात की प्रवैद्युतता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको एप्सिलॉन 0 से सूचित करते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। हाँ, तो इसको जानने से पहले एक नियम जानना पड़ेगा। कौन सा नियम? तो कूलम्ब का नियम। ठीक है, देखो कूलम्ब का नियम क्या है? कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, सिमिलर है ये। नहीं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम में क्या बताता है कि दो द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान एक दूसरे पर बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। और ये गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, m1 इंटू m2। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये क्या था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब द्रव्यमान के स्थान पर आवेश लिया जाए तो सेम यही मिलेगा, वही क्या है? कूलम्ब का नियम है। यानी कि द्रव्यमान के स्थान पर आवेश लिया गया है, दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। ठीक, अब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में विकर्षण बल लगेगा। बल का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। क्या? तो ये जो बल लगा, इस बल को क्या कहते हैं? तो कूलम्ब बल कहते हैं या विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है, तो नियम के अनुसार क्या होगा? जो विद्युतीय बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, यानी कि Q1 इंटू Q2, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, सिमिलर इसी तरह से। तो ये क्या है? कूलम्ब का नियम। ठीक है, तो ये कूलम्ब का नियम मिलता है, दोनों को अगर साथ में लिखते हो तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। कहीं भी समानुपाती हटाकर इक्वल टू करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू। अगर यहाँ पर
हम हवा या निर्वात ले लें, नहीं, यहाँ पर का जो स्पेस है उसमें क्या हो, हवा हो या निर्वात हो, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ रहा है, यही है क्या, निर्वात की प्रावैद्युतता, इसका एक फिक्स वैल्यू रहेगा। ठीक, तो अब हम लोग को क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, ताकि हम लोग डायमेंशन लिख सके। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और यह कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो, तो 1/4 पाई तो पहले से है, 1/4 पाई लिख दिया। ठीक, ऊपर में क्या है, Q1 इंटू Q2 और बटा में यह कहाँ चला गया, नीचे, यह को नीचे लिख दिया और आर स्क्वायर नीचे, आर स्क्वायर नीचे आ गया। ठीक, अब इसका डायमेंशन पता है, आवेश है, बल का डायमेंशन पता है, इसका आर दूरी है, इसका भी डायमेंशन पता है, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिख सकते हैं, डायमेंशन वीमा इसका, एप्सिलॉन नॉट का 1/4 पाई, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। ऊपर में क्या है, आवेश, आवेश का क्या होता है, AT, Q2 भी क्या है, आवेश, इसका भी AT, नीचे में क्या है, बल, MLT-2, ये क्या है, दूरी, L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा, देखो जरा, m ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इस पे पावर कितना आ जाएगा, -1, L यहाँ है और यहाँ भी है, L और L स्क्वायर क्या हो जाएगा, L पर पावर 3, L पर पावर 3, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, और यहाँ T पर पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो +2, और ऊपर पहले से 2T मौजूद है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऊपर पहले से 2 था और ये ऊपर जाके भी प्लस हो जाएगा 2, यानी कि 4, पावर 4, T पर पावर 4। ठीक, और A पहले से है ऊपर में तो A स्क्वायर, इस प्रकार डायमेंशन मिलता है। क्या डायमेंशन, A पर पावर -1, L पर पावर -3 और T पर पावर 4 और A पर पावर 2। ठीक है, तो ये डायमेंशन मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, यूनिट, यूनिट भी लिख दो, SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट कहाँ से लिखेंगे, जो ये फार्मूला से मिला है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, इससे हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखो जरा, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं, ये आवेश, ये भी आवेश, तो दोनों का कूलम, यानी कि कूलम स्क्वायर। ठीक है, बटा में ये क्या है, बल, बल का न्यूटन, ये क्या है, दूरी, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या आता है। अब देखो जरा, यहाँ इस प्रकार लिखा जा सकता है क्या, यहाँ 2 मीटर है तो 1 मीटर इसके साथ लिख दिया, 1 मीटर बाहर में लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर। अब देखो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं, नहीं, देखो जरा, न्यूटन किसका है, बल का, और मीटर विस्थापन का, तो बल गुना विस्थापन क्या होता है, कार्य, और कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, और ये मीटर तो है, इसको थोड़ा सा और चेंज करो, ऊपर में 2 कूलम है, 1 कूलम को ऊपर रहने देते हैं और 1 कूलम को यहाँ पे ला सकते हैं, नहीं, बटा का बटा में ऊपर चला जाएगा कि नहीं, देखो देखो, दिक्कत नहीं ना है, 1 कूलम ऊपर रहने दिए और 1 कूलम को इसके बटा में ला दिए,
और मीटर पहले से। तो जूल पर कूलम क्या होता है? जूल पर कूलम क्या होता है? देखो दिक्कत हो रहा है तो चेंज करो। जूल किसका है? कार्य का। और कूलम किसका है? आवेश का। तो W/Q क्या होता है? V मतलब विद्युतीय विभव, और विद्युतीय विभव का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है ना? तो इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। बोलो दिक्कत है? C/वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, देखो बहुत चेंज हो रहा है। अब हम लोग ये क्या है? कूलम और बटा में वोल्ट। तो कूलम बटा वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, देखो ये कूलम क्या है? आवेश का। और ये क्या है? विभव। तो Q/V क्या होता है? C यानी कि धारिता। और धारिता को हम लोग क्या लिखते हैं? फराड। धारिता का यूनिट क्या होता है? फराड। देखो सारा फार्मूला पे आ रहा है, फिर से देख लो। ये क्या है? कूलम। कूलम का क्या? आवेश के लिए। ये क्या? V है? वोल्ट। वोल्ट किसका? विभव के लिए। तो Q/V बराबर क्या होता है? C यानी धारिता। और धारिता का SI यूनिट क्या होता है? फराड। तो इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? फराड। और नीचे में मीटर है तो मीटर, यानी कि हम लोग को एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की परावैद्युतता का SI यूनिट क्या मिलता है? फराड पर मीटर। हाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा आता है, इसलिए इसको याद रखना है। SI यूनिट कितना? SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F/m यानी फराड पर मीटर। इसको याद रखना है। ठीक है? तो इस प्रकार डायमेंशन और यूनिट एप्सिलॉन नॉट का मिलता है। चलो नोट कर लो। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 51 नंबर। 51 नंबर में क्या है? देखो जरा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि विद्युतीय द्विध्रुव आखिर होता क्या है। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव आखिर है क्या? तो इसमें क्या बताया गया कि दो आवेश लिया गया है। क्या है? दो आवेश, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों Q है, लेकिन दोनों अपोजिट नेचर का, एक प्लस और एक माइनस, और दोनों को वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा गया है, अल्प दूरी, दोनों को बहुत करीब रखा गया है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट मिला वही कहला जाता है क्या? विद्युतीय द्विध्रुव। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं NaCl। तो NaCl में क्या होता है? Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। ठीक है, Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, तो इस पर कितना आवेश आ जाता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। लेकिन क्या? पॉजिटिव में, किस पे? Na प्लस आयन में। और Cl माइनस आयन पे कितना आवेश आता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन क्या? निगेटिव में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो दोनों पे आवेश का परिमाण तो बराबर है, लेकिन एक क्या है? निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और दोनों का बीच का दूरी जो है बहुत ही कम होता है, नहीं? तो ये भी एक क्या है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल विद्युतीय द्विध्रुव। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्या है? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण
होता क्या है। तो क्या बोला गया, P बराबर Q इंटू 2L। 2L क्या आखिर क्या है, तो दोनों के बीच का दूरी को हम लोग क्या लेते हैं 2L, यहाँ से यहाँ तक को 2L। 2L क्यों लेते हैं, अगर हम मध्य बिंदु ले ले यहाँ पे O, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी L और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी L, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2L। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q, यानी कि कोई एक आवेश का परिमाण ले लिया, ठीक, और उसको गुना किससे कर दिया, दोनों आवेश के बीच का दूरी से गुना कर दिया, तो जो वैल्यू मिला वही क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, जब ये वैल्यू मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं। बोलो, विमा P का क्या आ जाएगा, ये आवेश है, तो आवेश के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बोलो जरा, AT, और ये 2 का तो कुछ होगा नहीं, नंबर का, अंक का कोई डायमेंशन होता नहीं। ये क्या है, L दूरी है, तो L। तो इस प्रकार क्या मिल जाता है, देखो जरा, LTA, ये डायमेंशन है विमा। या इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, द्रव्यमान तो है नहीं, द्रव्यमान m पे पावर 0, LTA, ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, ऐसा यूनिट लिख दो। ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो इस फॉर्मूला पे, यहाँ क्या है, आवेश के लिए कूलम इंटू ये क्या है, दूरी, यानी कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, ऐसा यूनिट किसका, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का। चलो, तो इस प्रकार ये डायमेंशन यूनिट मिल जाता है, नोट कर लो।